The brass scale of barometer gives correct reading at 10 degree Celsius. Barometer reads 75 at 30 डिग्री सेल्सियस. व्हाट इज़ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो इसमें हल्का सा अपने को प्रेशर वाली चीज़ें यूज़ में हो रही हैं. और क्या अपनी केमिस्ट्री में प्रेशर वाली चीज़ें पढ़ी है क्या, ये बैरोमीटर वगैरह की? बड़ा हाँ सर, हो गया सर. है ना, ये तो हो गया सर, लेकिन वो फिजिक्स में आया था तो समझता नहीं सर फिर। अरे बाबा, लेकिन बैरोमीटर मीटर तो कॉमन चीज़ है ना. अब मैं बोलता हूँ कि धरती माता, अब धरती माता फिजिक्स में बोलो या धरती माता केमिस्ट्री में बोलो, बात तो एक ही है ना. लेकिन हाँ ठीक है, आई गेट योर पॉइंट कि आप ये कहना चाहते हैं कि बाबा सर ये चीज़ अभी फिजिक्स में देखी नहीं है, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है. हाँ सर, वो क्वेश्चन देख के डर जाते हैं. हाँ हाँ, क्वेश्चन देख के डर जाते हैं. तो ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे अगली बार और इसको थोड़ा इम्प्रोवाइज करेंगे. और बोलो, क्वेश्चन नंबर 4 में कोई डाउट है? 6 नंबर 4 में सर, 4 में सर 4 में एक मिनट. थिन कॉपर है, वायर लेंथ इंक्रीजेज इन बाय 1% जब उसको T1 से T2 ले गए. फिर परसेंटेज चेंज इन एरिया इन थिन कॉपर प्लेट हैविंग डायमेंशन इतना, हीटेड फ्रॉम इतना से इतना. चलो ठीक है. तो देखो बाबा, हमारे पास में क्या थी, एक कॉपर प्लेट थी. कॉपर प्लेट की जो लेंथ दिया गया है वो ये 2L और ये L कर दिया. फिर कहता है कि अगर उसकी लेंथ की इंक्रीज की बात की जाए तो जब टेम्परेचर को T1 से T2 अगर टेम्परेचर लेके गए हैं तो इसमें 1% का इंक्रीमेंट हुआ है, 1% का इंक्रीमेंट हुआ है. तो मैं देखता हूं कि बाबा अभी इस पूरी इसकी बात करता हूं, तो जब टेम्परेचर को T1 से T2 अगर लेके गए तो इसकी लंबाई में 1% का इंक्रीमेंट होगा. तो ये जो एक्स्ट्रा लंबाई इसकी बढ़ चुकी होगी, 1% बढ़ गई, तो L का 1% मतलब 0.01 L. तो फाइनल जो लेंथ लिखी जाएगी वो कितनी लिखी जाएगी, 1.01 इंटू L लिखी जाएगी. समझे क्या? 1% बढ़ा दिया ना मैंने टेम्परेचर को, और टेम्परेचर को बढ़ाने पे लेंथ को 1% बढ़ा दिया. उसी तरीके से जो इस वाली लेंथ की बात करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, 2L इंटू 1.01. तो ये भी 1% बढ़ा दिया. समझे क्या? हाँ सर. ठीक है. तो यहां से मेरे पास में बन जाएगा कि बाबा टोटल लेंथ फाइनल पता लग चुकी है, तो टोटल एरिया फाइनल पता लग गया. एंड अगर टोटल एरिया फाइनल पता लग गया तो मुझे चेंज इन द एरिया लिखना भी आसान हो चुका है. इज इट क्लियर? ये तो हुई एक बात, ये थोड़ा लेंदी प्रोसीजर है. इसी का थोड़ा सा आसान प्रोसीजर अगर मैं बात करता हूं तो मुझे पता है डेल्टा ए इज इक्वल टू ए इनिशियल इंटू बीटा इंटू डेल्टा टी, बीटा इंटू डेल्टा टी. ठीक है. हाँ सर. तो मैं कह सकता हूं डेल्टा ए अपॉन एरिया इनिशियल इज इक्वल टू बीटा इंटू डेल्टा टी. सवाल में पूछा क्या है, परसेंटेज चेंज. तो परसेंटेज चेंज क्या लिखेंगे, डेल्टा ए अपॉन ए इनिशियल इंटू 100 वुड बी दी परसेंटेज चेंज इन एरिया. और वो कितना आ जाएगा, डेल्टा ए अपॉन ए इनिशियल. डेल्टा ए अपॉन ए इनिशियल कितना है, वो बीटा इंटू डेल्टा टी इंटू 100 इज परसेंटेज चेंज इन एरिया, इज परसेंटेज. लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर देखो ना एक बार, टेम्परेचर T2 माइनस T1 दिया. हाँ अभी रुक तो जा. तो अभी मुझे ये निकालना था. अब सवाल में क्या दिया है कि बाबा सेम टेम्परेचर चेंज अगर देखा जाए तो उसमें लेंथ में चेंज कितना हो रहा है, 1% हो रहा है. यानी कि डेल्टा एल अपॉन एन इनिशियल इज इक्वल टू वॉट, 1%, यानी कि 1/100. और इसे अगर मैं लिखता हूं डेल्टा एल इज इक्वल टू एल इनिशियल इंटू अल्फा डेल्टा टी लिख सकते हैं. तो यहां से डेल्टा एल अपॉन एल इनिशियल कितना आ गया, अल्फा डेल्टा टी आ गया. तो देखो यहां से अल्फा डेल्टा टी की वैल्यू बताओ कितनी आ गई, 1/100 आ गई. और जरा बताओ अल्फा और बीटा में संबंध क्या होता है, बीटा बराबर 2 अल्फा होता है. तो मैं अगर यहां पर करता हूं तो देखो बीटा की वैल्यू लिखें तो वो आ जाएगी 2 इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी इंटू 100. दिस शुड बी दी आंसर. तो यहां से आ जाएगा 2 और अल्फा इंटू डेल्टा टी की वैल्यू, वो आ गई 1/100 इंटू 100. तो 100 से 100 गया, यहाँ पर 2 आ चुका है. तो परसेंटेज जो बन चुका है दैट इज 2%. सीधा सवाल बन चुका है, आंसर वुड बी 2%. डन. देखो समझो, कोई समस्या हो तो बताओ. हाँ सर, समझा. ठीक है. अब बताओ कोई डाउट.
6 नंबर। उसमें आंसर रॉन्ग दिया है सर। एक मिनट, 6 नंबर कहता है इन अ लेजेंड, 1.6 अरे पढ़ तो लेने दो बाबा। 6 नंबर, द हीरो किक्ड अ बॉय बॉडी पिग सो दैट ही स्पीड ग्रेटर देन द that of speed of his cry. If the weight of the body pig is assumed to be 5 kg and time of contact, force with which the hero kicked him was. अच्छा, आंसर इज फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन लगाएंगे सर। सर सिया ना सर। एक्सेलरेशन को v1 माइनस v2 बाय 2 लिखेंगे। हाँ सर वैसे करो। बड़ा मैं अगर बोलूँ तो दिस क्वेश्चन इज आउट ऑफ योर सिलेबस। दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू चैप्टर मोमेंटम, सेंटर ऑफ मास चैप्टर से सवाल है ये, तो दिस इज आउट ऑफ हाँ सिलेबस। सर, तो एक वो मिनट, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। हाँ तो एक मिनट, मैं इस चीज़ को लिख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 आउट ऑफ सिलेबस है। क्वेश्चन नंबर 6 नीट में 21 है सर वो क्वेश्चन। सिलेबस, हाँ सर, ठीक है। नीट में भी था। हाँ तो नीट में भी था सर वो 21 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 इज आउट ऑफ सिलेबस, तो ये बोनस कर दिया जाएगा। अगला है 7th नंबर, फोर्स टाइम ग्राफ ऑफ द मोशन ऑफ बॉडी शोन इन द फिगर, चेंज इन लीनियर मोमेंटम बिटवीन 0 to 8 सेकेंड्स। तो आपका क्या मानना है, इसका क्या होना चाहिए? सर एरिया अंडर द ग्राफ। 0 सर। एरिया अंडर द ग्राफ, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा? दिस वुड बी 0। इसमें कोई दिक्कत नहीं सर। नहीं No, है? sir. चलो ठीक है, अगला बताओ। और कोई डाउट? सर क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है वायर ऑफ ए and B is shown in figure are made of same material having radii RA and RB respectively. The block between them has mass m when the force F is mg by 3. Which of the wire breaks? तो वायर ए आर ए आर बी ये कंडीशन दे रखी है। तो देखो बाबा, जिस वायर के पास में स्ट्रेस ज़्यादा हो जाएगा वो वायर ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। मैं रिपीट करता हूँ, जिस वायर के पास में जिसका स्ट्रेस ज़्यादा वहाँ पर ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो मैं अगर ऐसी वायर बनाता हूँ और तो यहाँ पर फोर्स F लगा हुआ है F की वैल्यू दे दी है mg by 3, है ना। F की वैल्यू दे दी है mg by 3। ये वाली वायर है B, ये वाली वायर है A। तो ये कहा है दोनों के रेडियस क्या है? बराबर है ना। दोनों के रेडियस बराबर है, और मैं देखता हूँ कि रेडियस बराबर हो गया तो एरिया बराबर हो गया। तो मैं देखता हूँ नीचे वाली वायर में जो फोर्स जनरेट हुआ होगा वो तो mg by 3 होगा, और ऊपर वाली वायर में जो फोर्स जनरेट हुआ होगा वो कितना होगा? mg प्लस mg बाय 3। करेक्ट, तो ये आ गया 4 mg by 3। अब मैं देखता हूँ कि फोर्सेज आ गया। अगर मैं एरिया की बात करता हूँ तो यहाँ का जो एरिया है डिवाइड बाय और यहाँ का जो एरिया है दोनों सेम आ जाएंगे। तो आप देख के बताइए ए वाली वायर और बी वाली वायर में से किस में स्ट्रेस ज़्यादा जनरेट हुआ है? ए में। तो इसका मतलब ब्रेकिंग के चांसेस किसके ज़्यादा हैं? ए। तो इसका मतलब ऑप्शन वो समझ में आ गया कि बाबा ए इज वो वाला करेक्ट हो गया। नाउ बात करते हैं कि जब ऑप्शन ये मोर देन वन करेक्ट आंसर है तो इसमें हम देखते हैं कि ऑप्शंस कौन सा वाला, सी वाला ऑप्शन भी देख लो। इस ऑप्शन में देखो कि गिवन है इफ रेडियस ऑफ ए इज 2 times रेडियस ऑफ बी, इसका मतलब एरिया ऑफ ए इज इक्वल टू 2 times एरिया इज इक्वल टू 4 times एरिया ऑफ बी हो जाएगा। समझ रहे हो क्या? यस सर। तो एरिया का अगर रिलेशनशिप ये बना तो इस सिचुएशन में स्ट्रेस देखना क्या होगा? ए वाले का जो स्ट्रेस बनेगा वो बनेगा 4 mg डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय एरिया ऑफ ए। सिमिलरली इसका जो स्ट्रेस बनेगा वो कितना बनेगा? दैट इज mg बाय 3 डिवाइड बाय एरिया ऑफ बी। आप देख सकते हो एरिया ऑफ ए को अगर मैं पुट करता हूं तो ये आ गया 4 times एरिया ऑफ बी आ गया। तो 4 से तो 4 गया, तो ये आ चुका है mg बाय 3 डिवाइड बाय एरिया ऑफ बी, और यहाँ आ चुका है mg बाय 3 डिवाइड बाय एरिया ऑफ बी। तो आप देख सकते हैं दोनों रस्सी में स्ट्रेस सेम आया कि अलग अलग?
सेम आ गया। तो अगर ये सेम आ गया तो यू कैन सी दैट कि बाबा यहाँ पर ये जो स्ट्रेस है वो सेम है। इसका मतलब दोनों में जो किसी का एक का स्ट्रेस ज़्यादा नहीं है, ना ही किसी एक का स्ट्रेस कम है, यानी कि दोनों के जो चांस बनेंगे वो बराबर रूप से टूटने के बनेंगे, कि टूटेंगे तो दोनों बराबर ही टूट जाएंगे, मतलब दोनों में से कोई भी टूट सकता है। समझ रहे हो क्या? अच्छा, ओके, तो इस तरह से ये सवाल भी खत्म हो गया। नेक्स्ट बोलो, कौन सा डाउट है? 14th कौन सा? 14th 14 नंबर। बॉडी ऑफ मास m इज अटैच टू लोअर एंड ऑफ मेटल वायर और अपर एंड को फिक्स कर दिया। फिर कहता है इलोंगेशन ऑफ द वायर इज l। ओके, तो आपका क्या मानना है ना? इसके ऑप्शंस में बताता हूँ। देखो, सवाल मैं बोलता हूँ, जिस लोगों ने देखा होगा, हो सकता है नीट वालों ने नहीं देखा होगा, अच्छा सवाल है। क्या दिया है? अ बॉडी ऑफ मास कैपिटल M इज अटैच टू लोअर एंड ऑफ मेटल वायर एंड अपर एंड इज फिक्स्ड। मतलब ये एक ऐसी वायर थी, अपर एंड को फिक्स कर दिया और लोअर एंड को मैंने यहाँ पर ये कैपिटल M से कनेक्ट कर दिया। फिर कहता है कि ये जो इलोंगेशन है, इलोंगेशन ऑफ द वायर इज L, यानी कि ये नीचे की तरफ L से एक्सटेंड हुआ है, ये नीचे की तरफ L से एक्सटेंड हुआ है। नाउ हम देखते हैं A और C हाँ, नीचे की तरफ L से एक्सटेंड हुआ है। तो सबसे पहला पॉइंट ऑप्शन ए कहता है कि लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मास m इज mgl। तो बिल्कुल सही बात है कि बाबा हमारे पास में कोई भी ऑब्जेक्ट अगर होता है तो मुझे पता है कि नीचे जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी लॉस करवाएगा और ऊपर जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी गेन करवाएगा। इतनी बात समझते हो? हाँ सर। तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी लिखी जाती है? वो तो mgh लिखी जाती है ना। हाँ सर। हाँ सर। तो अगर Yes, कोई sir. ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जाता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जाता है वो भी L लंबाई तक, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी। कितनी कम हो जाएगी? mg इंटू L कम हो जाएगी। तो ऑप्शन 1 जो कहता है बिल्कुल सही बात कहता है। इज इट क्लियर? यस सर। हाँ जी, Yes. ठीक है। अब इसके अलावा मैं बात करता हूँ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या इस बारे में हमने बात करी है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी? हाँ सर। कितनी आ गई थी वो? हाफ की x स्क्वायर, ऐसा कुछ लिखा था हाफ। क्या? हाँ सर, यही लिखा था ना हाँ, बाबा? सर। जब हमने इसकी बात कर रहे हैं, मैं बात करता हूँ, हमने देखा था कि रॉड एज अ स्प्रिंग की तरह बिहेव करते हुए जब हमने देखा था, हाँ सर। हाँ तो सर, उसमें आप देखा था बिल्कुल कि हमारे सही पास बोल रहे में हैं। बन जाता है कि फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस x अपॉन L लिखा जाता है। तो फोर्स इज इक्वल टू एरिया इंटू वाई अपॉन L इंटू एक्स। तो ये वाली जो चीज़ बनती है दैट बिहेव्स एज स्प्रिंग कांस्टेंट। ऐसी चीज़ याद आ रही है ना? हाँ सर। हाँ सर, याद है। तो ये स्प्रिंग ये कांस्टेंट की वाली। तरह बिहेव कर रही है। और जो पोटेंशियल एनर्जी लिखी जाती है वो लिखी जाएगी हाफ इंटू स्प्रिंग कांस्टेंट इंटू उसकी लेंथ का चेंज का स्क्वायर। तो लेंथ कितनी हुई है उसकी चेंज? वो L हो चुकी है। ये L इनिशियल था, है ना, ये L इनिशियल था, और यहाँ पर जो चेंज इन लेंथ हुआ है x की जगह लिखना चाहिए था, वो L स्क्वायर हो चुका है। तो स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कीजिए, है ना, ये वाली वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए एंड आपका काम यहाँ पर बन जाएगा। क्या समझ पा रहे हैं? यस सर। ठीक है। हाँ सर। और फोर्स की वैल्यू कितनी लिख देंगे? वो तो mg आ जाएगी, फोर्स की वैल्यू mg आ जाएगी। ठीक है। फिर अभी ऑप्शन सी कहता है कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर्स इज हाफ mgl। तो बच्चा हमारे पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी लिख दिया है हमने, इसको सॉल्व कीजिए, या मैं करूं? मैं कर सकता हूं, अभी कोई दिक्कत नहीं है। मैं सर करो ना प्लीज। ठीक है, मैं कर देता हूं। तो देखो बाबा, हमारे पास में क्या चाहिए था? हाफ स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू L स्क्वायर, ये चाहिए था। और स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आ चुकी है? दैट इज इक्वल टू AYLI आ चुकी है। तो मैं देख सकता हूं फोर्स की वैल्यू कितनी थी? mg इज इक्वल टू AY अपॉन इनिशियल लेंथ इनटू x। तो x को क्या लिख सकते हैं? दैट इज चेंज इन लेंथ। और इस सवाल में कितना दिया है चेंज इन लेंथ, बताओ? L दिया हुआ है। L। तो यहां से मेरे पास देखो AY अपॉन LI की वैल्यू कितनी आ गई? दैट इज mg अपॉन L आ चुकी है। तो यहां से आ चुका है हाफ स्प्रिंग कांस्टेंट, यानी कि AY अपॉन LI, और उसकी वैल्यू कितनी आ गई? दैट इज mg अपॉन L आ चुकी है। आ गई क्या? बोलो।
हाँ सर। तो यहाँ से देखना कितना आ गया, हाफ mg, और ये आ चुका है L, यानी कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो कि स्टोर हो गई है, दैट इज इक्वल्स टू हाफ mgl। इज इट क्लियर बच्चा? यस सर, ऑप्शन डी नहीं समझा। ठीक है, अब देखो मैं देखता हूं कि हमारे पास में ऑब्जेक्ट नीचे आता है, कितना नीचे आया, L नीचे आया, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी का लॉस कितना हुआ था, mgl लॉस हुआ था। हुआ क्या? हाँ सर। ठीक है, हाँ सर। अब उसकी पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हुआ mgl, और मैं देखता हूं कि हमारी स्प्रिंग ने कितनी एनर्जी खा गया, खुद कितना स्टोर कर लिया इसने, हाफ mgl। तो मैंने कहा था कि भैया ग्रेविटेशन ने इतनी एनर्जी दी थी, उसमें से हाफ mgl तो स्प्रिंग ने अपने पास रख ली, तो बताओ आधी एनर्जी कहां गई, लॉस हो गई है। हीट में। तो लॉस कितना लिखा जाएगा, वो तो लिखा जाएगा mgl माइनस स्प्रिंग ने कितनी स्टोर करी, हाफ mgl, तो यह आ जाएगा हाफ mgl। दैट वुड बी द फाइनल आंसर। डन? सर थोड़ा ऊपर का ना स्क्रीनशॉट लेना। ये लो बाबा। सर आपने जो पहले क्वेश्चन एक्सप्लेन किया क्या, इसके पहले वाला? इसके पहले 13 नंबर, हाँ ये सर, उसका एक बार सेकंड ऑप्शन बताओ ना। किस सवाल की बात कर रहे हो, 14 की कि 13 की? एक मिनट सर, 12th वाला। 12 नंबर, ठीक है, एक बार इसको देख लीजिए, 14 नंबर अच्छे से देख लो, मैं 12th नंबर पे डिस्कस कर लूंगा। यस सर, ओके। ठीक है, मैं 12th पे आता हूँ। अरे 12th तो अच्छे से डिस्कस किया बाबा। सर वो सेकंड ऑप्शन बताओ ना एक बार उसमें। सेकंड ऑप्शन कहता है, इसमें कहता है कि ये जो रस्सी थी, इस रस्सी में टेंशन आ गया था 4 mg/3, इस रस्सी में टेंशन आ गया था mg/3। इसमें कहा गया था B वाली रस्सी, इसे कहा गया था A वाली रस्सी। फिर मैंने कहा था कि बाबा रेडियस ऑफ A और रेडियस ऑफ B, मैंने कहा था इफ रेडियस ऑफ A इज लेस देन 2 टाइम्स रेडियस ऑफ B, अगर ऐसा दे दिया गया, तो मैं अगर रेडियस ऑफ A के बारे में अगर ऐसा लिख सकता हूं, तो एरिया ऑफ A इज लेस देन 4 टाइम्स एरिया ऑफ B, ऐसा लिख सकता हूं क्या? बोलो। यस सर। ठीक है, अब मैं देखता हूं कि यहां पर स्ट्रेस ऑफ A लिखा जाएगा, स्ट्रेस ऑफ A अगर लिखा जाए तो वो हो जाएगा, इसका फोर्स था mg अपॉन एरिया 4 mg/3 डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ A, है ना? तो ये आ गया 4 mg अपॉन 3 टाइम्स एरिया ऑफ A। इसी प्रकार से मैं लिखता हूं स्ट्रेस ऑफ B अगर लिखा जाए तो वो क्या लिखा जाएगा, दैट वुड बी mg/3 डिवाइड बाय एरिया ऑफ B, यानी कि mg/3, और ये आ चुका है एरिया ऑफ B। जरा एक बात बताओ, इस 4 को डिवाइडेड बाय यहां कर लेता हूं, A/4 कर दिया मैंने, ठीक है, ऊपर वाले न्यूमरेटर वाले 4 को मैं नीचे ले आया। तो यहां देखो, यहां पर क्या था, ये था mg/3, यहां देखो क्या था, mg/3, तो ये चीज तो कॉमन है। अब एक चीज बताओ, एरिया ऑफ A डिवाइडेड बाय 4 और एरिया ऑफ B, इसमें से कौन बड़ा होगा? यहां देख सकते हो, एरिया ऑफ A डिवाइड बाय 4 शुड बी, इस तरह से लिख सकते हैं, लिखा क्या? यस सर। अगर ऐसा लिख दिया तो आई कैन से दैट कि एरिया ऑफ A डिवाइड बाय 4 छोटा है एज कंपेयर टू B, यानी कि ये वाली चीज छोटी है। समझे क्या? यस सर। अगर ये वाली चीज छोटी है तो इसका मतलब ये ओवरऑल वैल्यू बढ़ जाएगी, यानी कि स्ट्रेस ऑफ A ज्यादा आ जाएगा स्ट्रेस ऑफ B से। आ जाएगा? Yes, बोलो। sir. स्ट्रेस ऑफ A ज्यादा आ जाएगा स्ट्रेस ऑफ B से। यस सर। तो स्ट्रेस ऑफ A ज्यादा आ गया अगर स्ट्रेस ऑफ B से, इसका मतलब यू कैन से दैट कि बाबा A ब्रेक होने के चांसेस हैं एज कंपेयर टू B। यस सर। तो इसका मतलब ऑप्शन बी भी हमारा सही बन चुका है।
ओके सर। हाँ जी, और बताओ कोई सवाल, कोई डाउट? 19 सर, क्वेश्चन नंबर 9। 17 सर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है वेलोसिटी ऑफ बुलेट रिड्यूसेस बाय 1/20th ऑफ इनिशियल वेलोसिटी आफ्टर पासिंग थ्रू द प्लैंक, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लैंक इट कैन क्रॉस इज। मोमेंटम का है सर। ओके, इनफाइनाइट आएगा सर इसका से भी होता है सर। नहीं, ये वेलोसिटी से भी हो जाएगा। ये जो सवाल है हाँ ये सर, वो तो v इज इक्वल टू u प्लस 80 से भी हो सर। जाएगा। हो गया सर। हाँ, तो हाँ, सिर्फ सर। मोमेंटम ही नहीं, ये v इज इक्वल टू u प्लस 80 से भी हो जाएगा। करके बताऊं क्या, या हो जाएगा? हो जाएगा सर। हो नहीं सर बताओ हो सर। जाएगा सर। देखो, चलो मैं इसका हल्का सा आइडिया देता हूँ कैसे करना है। एक प्लैंक ले लिया, अरे कहाँ गया, एक प्लैंक ले लिया हमने, और प्लैंक की मोटाई को मैंने कुछ कह दिया, कुछ ना कुछ था, मैंने मान लिया d है। अब यहाँ से गोली घुसती है और यहाँ से एग्जिट मारती है, तो मैंने कह दिया कि ये जो वेलोसिटी आई वो v वेलोसिटी से आया, और एग्जिट जो मारा उसने कितनी वेलोसिटी हो गई, रिड्यूसेस बाय 1/120th। इसका मतलब बच कितना गया, 19/20 टाइम्स v वेलोसिटी बच चुकी है। समझे क्या? हाँ सर। तो मैं कह सकता हूं कि बाबा v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। तो फाइनल वेलोसिटी कितना है, दैट इज 19/20 v का स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितना है, वो है v का स्क्वायर प्लस 2, और एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा इसलिए -a, और थिकनेस कितना है, d है। तो इस प्रकार से मेरे पास में रिलेशनशिप आ चुका है। 19 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 361 होता है ना शायद। हाँ 360। हाँ सर। 361 का 361 और इसका स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर इज इक्वल टू -2ad। तो इसको अगर वो करें, सब्ट्रैक्ट करें, तो ये आ चुका है 361 माइनस 400 अपॉन 400 v स्क्वायर इज इक्वल टू -2ad। तो यहाँ आ चुका है -39 अपॉन 400 इंटू वी स्क्वायर इज -2ad। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो ये आ चुका है 2ad इज इक्वल टू 39 v स्क्वायर अपॉन 400। चलो ठीक है। अब देखो, मैं जानना चाहता हूँ कि कितने प्लैंक ये क्रॉस करे इनिशियल आफ्टर पासिंग थ्रू द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लैंक्स इट कैन क्रॉस। तो मैं जानना चाहता हूँ कि बाबा ये जो है ऐसी वेलोसिटी फाइंड करना चाहते हैं कि वो ख़त्म होते होते ज़ीरो हो जाए। तो मैं देखता हूँ, ऐसे मान लेते हैं इसने n प्लैंक क्रॉस कर दिए, टोटल जो प्लैंक क्रॉस किए हैं वो n प्लैंक क्रॉस कर दिए। तो ये जो थिकनेस हो चुकी है, बताओ कितनी हो गई ये थिकनेस, ये हो चुकी है n इंटू डी। 10 into d। यहाँ से वेलोसिटी आया v, और यहाँ से जो वेलोसिटी आया वो हम चाहते हैं कि बहुत कम होते 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 मान लेते हैं एक बार जीरो ही हो गई है ना। एक बार चेक कर लेते हैं जीरो वेलोसिटी करने के लिए क्या चाहिए। तो मैं कह सकता हूं कि बाबा यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी इज 0 का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी इज v स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स माइनस ऑफ a, और इस बार थिकनेस कितनी हो गई, थिकनेस हो चुकी है n इंटू डी। 10 to d। तो एक काम करो, यहाँ से v स्क्वायर तो v स्क्वायर था, फिर ये 2 इंटू ए इंटू डी, यहाँ से v स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू डी को मैंने एक साथ रखा, ये n को एक साथ रखा, और एक काम करो 2ad की वैल्यू उठाओ यहाँ से और यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो। तो ये आ गया 0 इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 2ad की वैल्यू कितनी आ गई थी, 39 अपॉन 400 वी स्क्वायर इंटू एन। तो यहाँ से आ चुका है कि वी स्क्वायर से तो वी स्क्वायर हट गया, 0 इज इक्वल टू 1 माइनस 39 अपॉन 400 इंटू एन। तो यहाँ से आ गया 39 अपॉन 400 इंटू एन बराबर 1। तो n इज इक्वल टू 400 अपॉन 39। तो ये कितना दिख रहा है, 11 पॉइंट समथिंग दिख रहा है, 10 पॉइंट समथिंग दिख रहा है क्या। हाँ तो इसका मतलब 10 तो ये क्रॉस कर देगा, 11वां नहीं क्रॉस कर पाएगा। बोलो 10 तो क्रॉस कर दिया ना Yes, इसने पूरे। हाँ तो अब ये सवाल भी खत्म, बोलो कोई डाउट। नहीं सर 19। आंसर रॉन्ग क्या है सर उसमें? आंसर क्या दिया इसका, वो n-5 निकालना था वहाँ पे। n-5 देना था बाबा। आंसर इज गिवन एज n-5 बोला हुआ है ना। पूछा क्या है, फाइंड n-5, तो n की वैल्यू कितना है, 10 आ गया।
तो 10 माइनस 5 मतलब कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो आंसर शुड बी 5। ओके, हाँ सर, 19 सर 19th नंबर। 19 नंबर कहता है फ्लेक्सिबल चेन है, वेट इतना है, 2 पॉइंट्स हैं, इंक्लिनेशन ऑफ द चेन 45 डिग्री, मिड पॉइंट। ये तो बच्चा सवाल पहले भी किया हुआ है अपन ने। 19 नंबर में दिया है एक चेन इस प्रकार से मेंशन्ड है, और चेन के बारे में कहा कि यहाँ पर एक इस तरह से कुछ फोर्स लगा है, टेंशन फोर्स मैं मान लेता हूँ, कुछ इस तरह से लगा, और ये दे रखा है दिस एंगल इज 45 डिग्री। तो बताओ ये चेन रेस्ट पर है कि या मूविंग है? रेस्ट पर है। रेस्ट पर है, तो इस पर नेट फोर्स क्या होना चाहिए? 0। तो वर्टिकल में देखो, एक तो यहाँ पर जो फोर्सेस लगने वाले हैं, द फोर्सेस एक्टिंग इन द वर्टिकल डायरेक्शन वुड बी t साइन ऑफ 45, और यहाँ पर जो ये लगेगा दैट वुड बी t साइन ऑफ 45। इस तरफ जो लगा दैट इज t cos ऑफ 45, और यहाँ जो लगा है दैट इज t cos ऑफ 45, और यहाँ पर ग्रेविटेशन का फोर्स एक लगने वाला है दैट वुड बी mg। वर्टिकल में फोर्सेस देखो कौन कौन लगा, एक तो ये t साइन 45, एक ये t साइन 45, और एक ये mg। तो क्या यहाँ से टेंशन t की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? हाँ सर, क्या सवाल में ये टेंशन पूछा हुआ है क्या? सेंटर में, सेंटर पर पूछा हुआ है। सेंटर में। तो अभी क्या करते हैं, सेंटर का करना है तो मैं क्या कर लेता हूँ, सेंटर का एफबीडी बना लेता हूँ। मैंने आधी चेन का एफबीडी बना लिया। तो यहाँ पर ये टेंशन टी इस प्रकार से लगा हुआ था, ये एंगल था 45, तो मैं देख सकता हूँ टेंशन का इस तरफ कॉम्पोनेंट टी कॉस 45, टेंशन का इस तरफ कॉम्पोनेंट टी साइन 45, और यहाँ पर ये जो है एक टेंशन लगा हुआ होगा, मैंने कुछ कह दिया, ये टेंशन अलोंग द टेंजेंट दैट इज T1। मैं कह सकता हूँ हॉरिजॉन्टल में फोर्सेस 0 हैं, तो T cos 45 बराबर T1 लिखा जा सकता है। तो टेंशन T की वैल्यू निकाल ली थी ना अपन ने। टेंशन T की वैल्यू निकाल ली थी ना अपन ने। तो T की वैल्यू अगर यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें, T की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें, तो यहाँ से टेंशन T1 आ जाएगा, और T1 क्या था, मिड पॉइंट पर कितना फोर्स बना हुआ है, तो मिड पॉइंट का टेंशन फोर्स भी जनरेट हो गया। देखो ठीक है, और बोलो एनी डाउट? हाँ जी बोलो। एनीबडी एनी डाउट? ये खत्म हो गया, चलो ठीक है। अब मुझे वो बताओ, नीट वाला पेपर में पॉइंट आउट, एक मिनट। नीट कहाँ है? नीट टेस्ट एरा, नीट टेस्ट में व्यू रिपोर्ट करते हैं, और उसमें मैं देखता हूँ हाँ, नीट वाले बच्चे बताओ कोई समस्या है क्या? फर्स्ट क्वेश्चन भी सर था, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बाबा? रेजिस्टेंस वाला। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस थर्मोमीटर हैज वैल्यू इतना इतना एट इतना इतना, द टेम्परेचर एट विच रेजिस्टेंस इज इतना। ये सवाल तो नहीं पूछना चाहिए था, ये सवाल तो नहीं पूछना चाहिए था। तो पहला सवाल वो हो गया आउट ऑफ सिलेबस। तो नीट का जो पेपर है, नीट क्वेश्चन नंबर 1 आउट ऑफ सिलेबस, ये मैंने लिख लिया है। 4 नंबर, 4 नंबर कहता है परसेंटेज एरर। स्टील टेप इज कैलिब्रेटेड इतना व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द डे इज इतना, द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द टेप इज। तो परसेंटेज एरर तो कोई दिक्कत नहीं है रे बाबा। देखो कि मुझे मालूम है कि वो जो सही काम करता है 20 डिग्री पर करता है ना? हाँ सर। और अभी टेम्परेचर कितना कर दिया, -10 डिग्री सेल्सियस। यस सर। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि वो सही काम नहीं कर रहा होगा। जितना मेजरमेंट मुझे 1 सेंटीमीटर का दिखाना चाहिए था, वो अब लेंथ कितनी हो जाएगी, 1 × 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना, -30। हाँ
हाँ सर। तो मेरे पास sir. में जो Yes, चीज sir. मुझे जो चीज 1 सेंटीमीटर की दिखनी चाहिए थी वो अब कम दिख रही है, तो मुझे वहां पर एरर निकालना है, मतलब वो जो कितनी गलती दिखा रहा है, तो वो कितना आ जाएगा, जो अपने पास डिफरेंस था डिवाइड बाय इनिशियल लेंथ। हाँ सर। ठीक है ना? तो हाँ सर। क्या अभी कर पाएंगे क्या? हालांकि तुम इस बात को देख के डर गए होंगे कि भाई एरर का सवाल आ गया, हाँ सर। है ना? तो चलो मैं इसको भी अभी बोनस करवा देता हूँ, लेकिन इसको अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस की मदद से करें तब भी हो जाएगा, मतलब ऐसा नहीं है कि वो नहीं होगा, बट चलो ठीक है, इसको भी मैंने अभी स्किप करवा दिया। कर सकते हो वैसे, जिसने कर दिया वो बहुत ही अच्छी बात है। सर वो क्वेश्चन नंबर 1 भी बन सकता था, यूनिटरी मेथड। सर क्वेश्चन नंबर 1 का राइट हुआ आंसर? 1 का आंसर तो राइट है बच्चा, बट वो रेजिस्टेंस सर यूनिटरी मेथड से कर सकते थे। रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस थर्मोमीटर इज इतना। अच्छा, यूनिटरी मेथड से भी कर सकते थे, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, यूनिटरी मेथड से कर सकते थे। लेकिन फिर भी मैं ये एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो रेजिस्टेंस है वो आपको, मतलब ये यूनिटरी मेथड से तभी कर सकते हो जब आपका रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर लीनियरली डिपेंड करता है। समझ रहे हो क्या? हाँ सर। है ना? हाँ है सर। ना? जब लीनियरली डिपेंड करेगा तभी जाके यूनिटरी मेथड वैलिड होता है। तो अभी आप इसके बारे में कोई जानकारी नहीं रखते कि रेजिस्टेंस किस तरह से डिपेंड करता है, तो ये अभी सवाल देना मेरे हिसाब से तो सही है नहीं, इसीलिए मैं इसको बोनस करवा दूंगा, है ना? यूनिटरी मेथड से किया, वेरी वेल एंड गुड, लेकिन अभी आपको यूनिटरी मेथड से क्यों किया ऐसा कोई लॉजिक नहीं दे पाओगे ना आप, इसका रीज़न नहीं बता हाँ पाओगे ना आप। सर। तो वो तो चलो ठीक है, यूनिटरी मेथड से आपने कर दिया, बहुत ही अच्छी बात है कि कुछ नहीं करने से अच्छा। तो बट मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि अभी आपको ये लॉजिक नहीं पता था, इस वजह से मैं आपसे उम्मीद नहीं करता था कि आप यूनिटरी मेथड लगा के भी इसको ठीक कर दें। हाँ जी, और बोलो कौन सा सवाल? 7th। 7 नंबर। सिलेंडर है, डायमीटर इतना, इज टू बी स्लिड इनटू होल ऑफ डायमीटर इतना। If a cylinder of diameter 1 centimeter at 30 degrees Celsius is to be slid into hole of diameter 0.9997 centimeter in a steel plate of same temperature. तो बात ये क्या कह रहा है कि अपना सिलेंडर का डायमीटर इतना है, उसको होल में डालना है जिसका डायमीटर छोटा है, ठीक है। मिनिमम रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर, मिनिमम रिक्वायर्ड राइज इन द टेम्परेचर ऑफ द प्लेट इज टू बी स्लिड इनटू होल ऑफ इतना इन द स्टील प्लेट ऑफ सेम डायमीटर, ठीक है। तो प्लेट का टेम्परेचर कितना बढ़ाया जाए? अरे यार देखो, मुझे दे रखा है प्लेट का जो डायमीटर है वो 0.9997 सेंटीमीटर है, प्लेट का जो डायमीटर है वो 0.9999 सेंटीमीटर है। नाउ जो हमारा सिलेंडर इसके अंदर फिट करना है, ये आपने इसे समझ लो, प्लेट है, प्लेट में छेद है और छेद का डायमीटर मुझे दे रखा है, और हमारे पास यहाँ पर एक सिलेंडर रखा हुआ है और सिलेंडर का डायमीटर 1 सेंटीमीटर है। तो जब तक ये जो होल है, होल का टेम्परेचर होल का डायमीटर 1 सेंटीमीटर नहीं होगा, तब तक इस सिलेंडर को यहाँ पर हम एंटर नहीं करवा सकते हैं। तो आई कैन से दैट कि यार हमारा जो होल है जिसका डायमीटर पहले इतना था, उस डायमीटर को मैं 1 सेंटीमीटर तक लेके जाना चाहता हूँ। तो मैं कह सकता हूँ 1 इज इक्वल टू 0.9997 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। अल्फा का सवाल, अल्फा की वैल्यू सवाल में दे रखी है, तो यहाँ से आप वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ से आप वैल्यू पुट कर दीजिए और बस अब डेल्टा टी आ जाएगा। अब मुझे लगता नहीं कुछ करने का है। हाँ सर। हाँ जी, और बताइए कोई सवाल? सर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। A thin copper wire of length L is increased by length in 1%। जब वो T1, अरे ये तो वही सवाल है जो अभी बताया था मैंने, जो एडवांस में भी वाले जेई वालों के लिए भी था। 2% इसका आंसर बन जाएगा, अभी तो बताया ओके सर, है ना? हाँ जी, और बोलो। 10th क्वेश्चन भी सेम वही है। हाँ, 10th क्वेश्चन भी वही सेम है। तो इसको क्या करना था रे? बोनस करना था क्या? बैरोमीटर नहीं, बैरोमीटर तो आपको आता है, मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ ना, इसको थोड़ी ना बोनस करेंगे। ठीक है, और बोलो।
सर क्वेश्चन नंबर 16। 16 हाँ में सर, क्वेश्चन नंबर 16। 16 कहता है डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस इज 200 किलोमीटर, अल्फा is total space that must be left between steel rays to allow for a change of temperature। अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो टेम्परेचर दे रखे हैं वो फ़ारेनहाइट में दिए हैं, तो सबसे पहले तो आपको उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना चाहिए। ठीक है, हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। यस। तो अब मैं देखता हूँ कि यहाँ पर जो टोटल लेंथ ऑफ द रेल है वो 200 किलोमीटर है ना, 200 किलोमीटर है। तो उसकी जो लेंथ में चेंज आएगा इन दिस टेम्परेचर चेंज वो कितना हो जाएगा, 200 L इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी। एल मुझे पता है, अल्फा मुझे पता है, और डेल्टा टी ध्यान रखना सेंटीग्रेड में लिखी है। सर आप ये टेस्ट के क्वेश्चंस ले रहे क्या? ये बच्चा हाँ। 2 पेपर होते हैं ना आपके बैच में, नीट के बच्चे भी हैं, आपके बैच में आईआईटी के बच्चे भी हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आईआईटी का पेपर डिस्कस किया था, अब मैं नीट वाला पेपर डिस्कस कर रहा हूँ। तो आईआईटी वाले बच्चों को लग रहा होगा कि ये सवाल कहाँ से आ रहे हैं, है ना, वो आ रहे हैं नीट वाले पेपर से आ रहे हैं। ठीक है, हाँ सर। तो बाबा ये जो बोला गया है कि गैप कितना रखना चाहिए, तो इतना गैप रख देना चाहिए, 200 इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी। बस डेल्टा टी का ध्यान रखिएगा, वो डिग्री सेल्सियस में रखा जाएगा। समझे क्या? हाँ सर। ओके, आगे बढ़े। यस सर, क्वेश्चन नंबर 21। 21 क्वेश्चन नंबर 21 कहता है, वो बोनस हो जाएगा, अभी तो मैंने बताया ना बोनस हो जाएगा, ये वही सवाल सर है। क्वेश्चन नंबर 22। 21 भी बोनस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 22 बच्चा, ये तो ग्राफ वाला Zero था सवाल सर था, वो, हाँ। इसका आंसर 0 बन जाएगा। 0 सर। हाँ, तो देखो ना हमारे पास जो चेंज इन मोमेंटम है वो हो जाता है एरिया अंडर फोर्स एंड टाइम ग्राफ। तो यहाँ पर एरिया इज कमिंग आउट टू बी 0 और एरिया 0 आ गया, इस वजह से नेट मोमेंटम चेंज कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। हाँ सर। ठीक है, हाँ सर। अगला सर बोलो। 29। 29 ये रहा 29 कहता है, इन द अरेंजमेंट शोन द पुली आर फिक्स्ड। मैं सभी के लिए डायग्राम बना देता हूँ ताकि वो जेई वाले बच्चे भी देख पाएं। यहाँ पर हमें दे रखा है एक टेबल सी बनी है, टेबल में पुली रखी हुई है, पुली में यहाँ पर और यहाँ पर एक स्प्रिंग रखा हुआ था। इन द अरेंजमेंट शोन द पुलीज आर फिक्स्ड एंड आइडियल, द स्ट्रिंग्स आर लाइट। फिर दिया गया है कि m1 इज ग्रेटर देन m2, है ना, एंड S is a spring balance which is itself massless। ये spring balance है। The reading of the spring balance in units of mass कितनी होगी? तो क्या कोई बताएगा कि इसकी रीडिंग कितनी लिखी जाएगी? What would be the reading? आपको क्या लगता है? -T1। क्या होगा बाड़ा? D2 - T1। बच्चा मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर ये लिया गया है मास लेस, और अगर ये मास लेस है तो दोनों तरफ इसके जो टेंशन लगेगा ना वो सेम रहेगा, सेम होगा सर। हाँ सर, टेंशन हाँ सेम। है सर। ना, इसके Yes, दोनों sir. तरफ जो टेंशन होगा दैट वुड बी सेम, बिकॉज ये मासलेस है ना, इस वजह से। तो अब क्या करें बोलो? सर इक्वेशन निकालेंगे सर, दोनों मासेस की वहां से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप देख Acceleration और सकते हो कि T यहाँ निकालेंगे। टेंशन मान लो T हो गया, तो यहाँ टेंशन T हो जाएगा। यहाँ टेंशन T हुआ तो आप देख सकते हो यहाँ पर भी टेंशन T ही होना चाहिए। कोई पूछना चाहेगा क्यों? क्यों? तो क्यों यहाँ सर? पर देखो क्या है, मान लेते हैं टेंशन ये मैंने अलग कर दिया, मान लो ये T1 कर दिया, तो अभी मैंने मान लिया कि टेंशन अलग अलग है। तो बताइए यहाँ पर नेट फोर्स ऑन द स्प्रिंग अगर लिखा जाए तो राइट में T था, लेफ्ट में T1 था, तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा, T - T1।
हाँ सर। और नेट sir. फोर्स अगर इतना आ गया तो आई कैन से दैट कि बाबा नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। हाँ सर। तो हाँ ये सर। यस सर। तो इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। जरा बताइए स्प्रिंग का मास कितना है बाबा? स्प्रिंग मासलेस है सर। स्प्रिंग मासलेस है सर। मासलेस है। तो अगर ये स्प्रिंग मासलेस है तो आप बताओ कि यहाँ पर m की वैल्यू कितना लिखें? 0। जीरो। m जीरो तो यहाँ पर राइट हैंड साइड कितना हो गया बोलो? एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। 0। तो ये यहाँ से t माइनस t1 बराबर 0, तो t बराबर t1 आ गया। हाँ सर। यस सर। हाँ, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि t बराबर t1 है ना, t बराबर t1 बन जाएगा। तो आई कैन से दैट कि इस स्प्रिंग के दोनों तरफ जो टेंशन रहेगा वो सेम पाया जाएगा। तो यहाँ पर t1 नहीं लिख के मैं सब जगह t ही कर देता हूँ। अब देखो फोर्स इक्वेशन लिखते हैं तो यहाँ से लिखा जाएगा नीचे की तरफ, ये लिखा जाएगा m1g माइनस टी बराबर m1 इंटू ए। इसके लिए क्या लिखा जाएगा? t माइनस m2g बराबर m2 इंटू ए। ठीक है, हाँ, तो सर। क्या इन दोनों इक्वेशंस की मदद से टेंशन हम निकाल पाएंगे? नहीं सर, कट हो जाएगा अभी। हाँ, एक्सेलरेशन चाहिए। ठीक है, एक्सेलरेशन आएगा पहले। हाँ जी। एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। तो ये कह सकते हैं कि भैया यहाँ पर हमारे पास टेंशन आ गया। चलो ठीक है, टेंशन और एक्सेलरेशन दोनों आ गए। अब एक्सेलरेशन अगर आ गए हैं, यहाँ पर टेंशन अगर आ गए हैं, है ना, तो मैं देख सकता हूँ अभी पूछा क्या था कि बताओ रीडिंग क्या होगी, मतलब इसकी जो स्प्रिंग है उसकी रीडिंग क्या होगी। तो आपको क्या लगता है? सर जो टी की वैल्यू टेंशन होगी वो। बिल्कुल, जो टेंशन होगा वही होगा। टेंशन या टेंशन होगा या 2t होगा इसकी रीडिंग? t होगी कि 2t? टी होगी ना सर। नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ, मुझे नहीं पता, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि आंसर में जो होगा। टी होगी सर। हाँ, तो आंसर वुड बी टी ही होगा। ये क्या होगा? बिल्कुल सही, ये टी ही पाया जाएगा। तो फाइनल अगर टेंशन आ गया तो हमारे पास रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस आ चुका है, दैट वुड बी टी। डन 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 डन। देखो कोई डाउट समझा सर। और बोलो। एनी अदर क्वेश्चन? सर क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39। सर 30 वाला बताइए ना एक बार। एक मिनट, 39 पहुंच गया अभी मैं। तो बीकर है, बीकर कंटेन्स 200 ग्राम ऑफ वाटर। बीकर में गया है 200 ग्राम ऑफ वाटर दिया है। ठीक है, द हीट कैपेसिटी ऑफ द बीकर इज, हीट कैपेसिटी ऑफ बीकर, हीट कैपेसिटी ऑफ बीकर इज इक्वल्स टू 20 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि वाटर इक्विवेलेंट दे दिया है। फिर कहता है इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर इन द बीकर इज 20 डिग्री सेल्सियस। फिर कहता है कि 440 ग्राम ऑफ हॉट वाटर 92 डिग्री सेल्सियस पर जो था इसको मिक्स कर दिया गया है। तो फाइनल टेम्परेचर बताइए। तो ये तो गर्म था, ये ठंडा हो जाएगा। मान लो टी टेम्परेचर पर गया तो इसने कितनी हीट दी, वो लिखा जाएगा 440 इंटू एस तो लिखा जाएगा 1 और इंटू डेल्टा टी कितना हो गया 92 माइनस टी। और फिर ये अपना ठंडा था, कहाँ था 20 डिग्री सेल्सियस पर। तो ये टी टेम्परेचर पे चला गया तो इसने कितनी हीट अब्जॉर्ब करी, दैट इज 200 इंटू 1 इंटू डेल्टा टी, यानी कि टी माइनस 20। इसके अलावा किसी और ने हीट अब्जॉर्ब करी क्या? तभी किसने करी? हाँ सर। तो बीकर ने करी है। तो यहाँ से बीकर ने अगर हीट इसने अब्जॉर्ब किया तो मैं कह सकता हूँ उसका वाटर इक्विवेलेंट दिया है, तो इसने कितनी हीट अब्जॉर्ब करी 20 इंटू 1 इंटू डेल्टा टी। समझे क्या? तो जितना हीट अब्जॉर्ब किया गया उतना हीट रिलीज कर दिया, दोनों बराबर कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर। समझे क्या बाबा? हाँ सर। ठीक है, यस सर।
नेक्स्ट क्वेश्चन और बोलो। सर 36 ना 36 वाला 36 quantity of heat which can rise the temperature of x gram of substance by T1। अच्छा देखो, इसकी अंग्रेजी समझना थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा। क्वांटिटी ऑफ हीट यानी कि Q की बात कर रही है, विच कैन राइज द टेम्परेचर ऑफ x ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय टेम्परेचर T1, यानी कि x ग्राम ऑफ कोई सब्सटेंस है, उसकी हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मैंने S1 लिख दी और टेम्परेचर चेंज कितना हुआ है T1 लिखा है। फिर कहता है कि सेम अमाउंट ऑफ हीट कैन राइज द टेम्परेचर ऑफ y ग्राम ऑफ वाटर बाय टेम्परेचर T2। तो मैं कहता हूं उसकी स्पेसिफिक हीट कितनी होगी y की, वाटर की, वो तो 1 हो जाएगी, और टेम्परेचर चेंज कितना किया, T2 किया। दोनों को आपस में बराबर कर दो, है ना। तो क्या आ जाएगा बाबा, मेरे पास आ जाएगा ये स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर को SW कर दो, तो मेरे पास आ जाएगा x S1 इंटू T1 इज y S वाटर इंटू T2। पूछा हुआ है द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंसेस, यानी कि S1 अपॉन SW पूछा हुआ है, तो वो कितना आ जाएगा y इंटू T2 अपॉन x इंटू T1। खत्म, डन डन डन। बोलो कोई समस्या? नहीं से समझा। हाँ, नहीं समझा कि समझा? समझा सर। ठीक है, और कोई डाउट? कोई क्वेश्चन नंबर 30 भी बोल रहा था। हाँ सर। तो क्वेश्चन नंबर 30 में हमें दे रखा है, जेई वालों के लिए मैं डायग्राम तो प्रॉपर पूरा बना देता हूँ ताकि आप भी देख पाएं। हमें दे रखा है इस तरह से सिस्टम, जिसमें यहाँ पर ऐसे कई सारे डब्बे बने हुए हैं, है ना। यहाँ पर एक डब्बा, डब्बे के पीछे डब्बा, डब्बे के पीछे डब्बा, और ऐसे कितने डब्बे बने हुए हैं, ये डब्बा नंबर 1, ये डब्बा नंबर 2, ये डब्बा नंबर 3, और यहाँ पर डब्बा नंबर n। ऐसा हमें दे रखा है, 4 सर वो, है ना। और 4, अरे कोई दिक्कत नहीं, इसका मैंने कह दिया कैपिटल M, और इसका मास क्या है, एक एक डब्बे का मास है स्मॉल m स्मॉल m स्मॉल m स्मॉल m। पूछा गया है टेंशन इन द स्ट्रिंग कनेक्टेड टू nth मास, यानी कि ये जो n वाला मास था ना, इससे जुड़ी हुई जो रस्सी होगी उसमें बताइए टेंशन कितना होगा। तो सबसे पहले मैं निकाल लेता हूं कि पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना होगा। ये A से इधर नीचे गया और ये A से राइट में जाएगा। हाँ सर। तो यहां से मैं देखता हूं Yes, sir. कि इसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू कोई बता सकता है कितनी होगी? T माइनस mg इक्वल्स टू ma। इक्वेशन बनाएंगे ना? नहीं, ये आ जाएगा, नीचे जाएगा ना, तो कैपिटल mg माइनस टी बराबर कैपिटल M इंटू ए। और इनफैक्ट आप ये भी कह सकते हैं कि इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए जिम्मेदार कौन है, इतना है, तो इसका जो नेट फोर्स है वो कितना है, इतना है, डिवाइड बाय नेट मास कर दें तो वो कितना हो जाएगा, कैपिटल M। और इसका मास अगर देखें तो एक ब्लॉक का मास था m, और ऐसे कितने ब्लॉक थे, वो n मास। तो दिस वुड बी द एक्सेलरेशन। इतना एक्सेलरेशन आ गया। हाँ सर। तो इतना एक्सेलरेशन अगर आ चुका है तो मैं इसका एफबीडी बनाता हूं। तो इस ब्लॉक पर बताइए, हॉरिजॉन्टल में सिर्फ एक टेंशन लगा हुआ था, मान लेते हैं कुछ T1, तो यहां पर T1 इज इक्वल टू मास इनटू इसका एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन कितना था, कैपिटल mg अपॉन कैपिटल M प्लस m इंटू n। तो इन दिस वे हमारे पास में बन चुका है T1 की वैल्यू। कोई डाउट हो तो बोलो। समझे सर। हाँ जी, तो और बोलो कोई हाँ डाउट? सर। यार हमें कैसे पता कि वो एक्सेलरेट नीचे होगा बोल के, कभी ऊपर वाले मास ज्यादा है सर, चलो रेस्ट ठीक पे है। भी हो सकता है हाँ ना? मैं पूछता हूँ, बताइए क्या इस पूरे सिस्टम को एक मिनट मैं दोबारा डायग्राम बनाता हूँ ताकि क्लियर बन जाए। और मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि ये वाला जो सिस्टम है, ये जो ऐसे ब्लॉक बने हुए थे, क्या इस ब्लॉक को लेफ्ट हैंड साइड में खींचने वाला कोई फोर्स लगा हुआ है क्या? नहीं सर, कभी रेस्ट पे हुआ तो सर। हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है। तो यहाँ पर ये रेस्ट पर रहने के लिए मुझे देना पड़ेगा कि वो फ्रिक्शन था वहां पर। ऐसा सवाल में फ्रिक्शन बोला है क्या? नो सर। नहीं बोला हुआ, तो अपन मतलब टेंशन ना लें फ्रिक्शन की। सवाल में जब तक नहीं बोला तब तक फ्रिक्शन लेस मान लेते हैं सरफेस को। हाँ सर।
ठीक है, और बोलो, ओके सर। हाँ एनी अदर डाउट? नो सर। डन, ओके बच्चा। तो चलो अभी समय भी समाप्त हो गया, अभी नीट वालों को जाना पड़ेगा बायो के लिए, तो अभी आगे कुछ नहीं पढ़ाते हैं अपन, ठीक है बच्चा लोग। तो चलो कल वाली क्लास में अपन बढ़िया से एकदम फ्रेश स्टार्ट करेंगे, और मैं ये जो बोनस वाले सवाल हैं वो इन्फॉर्मेशन करवा देता हूँ और वो बोनस हो जाएंगे, ओके।